नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों की जो हमने सीरीज शुरू की थी, उसी सीरीज में ये अगला वीडियो है और इसके तहत जो हम महान शख्सियत को पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे। उनका नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए शुरू करते हैं। उनके अतुल शौर्य, अपूर्व साहस और अद्भुत कार्य शक्ति ने ही उन्हें एक योद्धा के आसन से उठाकर सरदार बनाया है। यदि गांधी विष्णु और जवाहर ब्रह्मा हैं, तो वल्लभ भाई को अवश्य शंकर मानना पड़ेगा, जिनके तीसरे नेत्र के खुलते ही शत्रु भस्मसात हो जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन व्यक्तियों में से हैं जो कहते कम और करते अधिक हैं। आप एक सफल, साहसी और विजयी सेनानी हैं। स्वाधीन भारत की देशी रियासतों का एकीकरण करके आपने अपनी कार्य चातुरी और संगठन शक्ति का अद्भुत परिचय दिया है। आप आपत्तियों से स्वाभाविक प्रेम रखने वाले तथा परिस्थितियों पर विजय पाने वाले सरदार हैं। आप एक सफल राजनीतिज्ञ नहीं, हाँ, सफल सेनापति अवश्य हैं। युद्ध आपको प्रिय है, समझौते की बोधी चर्चा पसंद नहीं। आप जैसे दृढ़ साहसी नायक के हाथों में राष्ट्र का भविष्य सदा सुरक्षित है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के खेड़ा जिले के करमसद गांव में हुआ। इनके पिता श्री जावेर भाई लवा जाति के साधारण स्थिति के जमींदार थे। उन्होंने सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता के प्रशंसनीय जौहर दिखाए थे। पिता के समान पुत्र ने भी 60 वर्ष पीछे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण हथेली पर रख लिए थे। सरदार पटेल की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अपने विद्यार्थी जीवन में वे बड़े नटखट और अपने मित्रों के बने बनाए सरदार थे। कई बार अध्यापकों से भी आपका झगड़ा हो जाया करता था। माता पिता उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ थे, इसलिए सरदार ने मैट्रिक पास करने के पश्चात मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण की और पहले गोधरा तथा उसके बाद बोरसद में मुख्तारी का कार्य आरंभ कर दिया। 1913 में आपने लंदन जाकर प्रथम श्रेणी में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। आपको 50 पाउंड छात्रवृत्ति भी मिली। लंदन में आप बड़ा सादा जीवन व्यतीत करते थे। विलायत से जब आप भारत लौटे तो एक परीक्षक ने इन्हें चीफ जस्टिस स्कॉट के नाम पर एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि ऐसे योग्य व्यक्ति को न्याय विभाग में कोई ऊंची पदवी मिलनी चाहिए। भारत आकर आपने अहमदाबाद में वकालत आरंभ कर दी। उनकी असाधारण योग्यता तथा प्रतिभा के कारण कुछ ही दिनों में उनकी गणना नगर के प्रसिद्ध बैरिस्टरों में होने लगी। बैरिस्ट्री पास करने से पूर्व ही आपका विवाह हो चुका था। आपकी 2 संतान कुमारी मणिबेन पटेल और दहया भाई पटेल हैं। 1909 में कैंसर की बीमारी के उपचार के दौरान ही आपकी पत्नी का देहांत हो गया, किंतु आप इस दुखद घटना से तनिक भी विचलित न हुए। जब आप अहमदाबाद में वकालत करते थे, तब गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ कर दिया था। गांधी जी देश भर का पर्यटन करते हुए अहमदाबाद पहुंचे और वहां उनके कई व्याख्यान हुए। सरदार पटेल पर गांधी जी के व्याख्यानों का विशेष प्रभाव पड़ा और उनके हृदय में गांधी जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। सन 1916 में आप सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। उस वर्ष गोधरा में गांधी जी की प्रधानता में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें बेगार निवारणी समिति बनाई गई और सरदार पटेल को उसका अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी चंपारण चले गए और उसका सब कार्य आपको करना पड़ा। इस कार्य में आपको शानदार सफलता मिली। आपने बेगार प्रथा बंद कर दी। गांधी जी ने इस सफलता से प्रसन्न होकर सरदार की बड़ी प्रशंसा की थी। 1918 में गांधी जी ने खेड़ा के किसानों की दयनीय अवस्था देखकर वहां सत्याग्रह करने का निश्चय किया। उस समय सबसे पहले आप ही ने गांधी जी का साथ दिया। उन्होंने गांव-गांव में घूमकर किसानों में जागृति उत्पन्न की और उन्हें अपने अधिकार लेने पर प्रस्तुत किया। सत्याग्रह बड़े जोरों से छिड़ा और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों पश्चात गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। सरदार पटेल ने भी उसमें साहस पूर्वक भाग लिया। आपने हंसते हंसते अनेक कठिनाइयों को सहन किया। पंजाब के हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उसमें भी सरदार पीछे न रहे।
गांधी जी के जेल चले जाने के पश्चात भी आपने गुजरात में चरखे और खद्दर की धूम मचा दी। उन दिनों आपने बर्मा का दौरा किया और गुजरात विद्यापीठ के लिए 10 लाख की भारी भरकम रकम एकत्रित की। 1923 में नागपुर में कांग्रेसी झंडे की मान मर्यादा की रक्षा के लिए सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। इस आंदोलन का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। उन्होंने इस कार्य को ऐसी सुंदरता से संगठित किया कि कहीं तनिक भी गड़बड़ न हुई। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और सरदार की विजय हुई। इस विजय से उनका यश दूर दूर तक फैल गया। इसके अनंतर सरदार पटेल को बोरसद में सत्याग्रह करना पड़ा। सरकार ने उस तालुके के लोगों पर इस अपराध पर 2,40,000 रुपए का कर लगा दिया था कि वे अपराधी जाति के लोगों को आश्रय देते हैं। सरदार पटेल के प्रयत्न से वो कर हटा लिया गया। इसी प्रकार आनंद तालुके में सत्याग्रह करके आपने वहां के लोगों का कर क्षमा कराया था। उन दिनों सरदार पटेल किसानों की आत्मा थे और किसान उनकी ललकार पर प्राण तक देने को तैयार हो जाते थे। 1924 से 1928 तक आप अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे और इस पथ पर रहकर उन्होंने जनता की अपूर्व सेवा की। सरदार पटेल को सबसे अधिक ख्याति बारदोली सत्याग्रह के कारण मिली। 1928 में सरकार ने बारदोली तालुके के किसानों का लगान उनके विरोध करने पर 22% बढ़ा दिया। इससे किसानों में असंतोष फैल गया और उन्होंने सत्याग्रह करने का निश्चय कर लिया। सरदार पटेल को आंदोलन का नेता बनाया गया। उन्होंने किसानों को बताया कि सत्याग्रह कोई खेल नहीं है, इसके लिए उन्हें कई कष्ट सहन करने पड़ेंगे, घर बार और संपत्ति लुट जाएगी, उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। किंतु किसानों ने उन्हें वचन दिया, हम सब कुछ सहन कर लेंगे किंतु पीठ नहीं मोड़ेंगे। जब आपको किसानों की दृढ़ता का निश्चय हो गया तो 12 फरवरी को बारदोली में सत्याग्रह का नाद बजा दिया गया। सरकार के भीषण दमन और अत्याचार करने पर भी सत्याग्रह बराबर चलता रहा। अंत में सरकार को मुंह की खानी पड़ी और समझौता हो गया। 12 अगस्त को समस्त तालुके में विजय उत्सव मनाया गया। इस सफलता के बाद आप न केवल गुजरात के प्रत्युत समस्त भारत के सरदार बन गए। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। सरदार ने उसमें पूर्ण रूप से भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार करके 3 मास की कैद की सजा हो गई। कारागार में उन्हें अनेक कष्ट सहन करने पड़े। जेल से मुक्त होते ही आप फिर देश सेवा में लग गए। पंडित मोतीलाल की गिरफ्तारी के पश्चात आपको ही राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी अधीनता में धरसाना और बड़ाला में सत्याग्रहियों ने बड़ी वीरता पूर्वक पुलिस की लाठियां खाईं। 1931 में कराची कांग्रेस में आपको राष्ट्रपति के पद से सम्मानित किया गया। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक अधिवेशन बड़ी विकट परिस्थितियों के बीच हुआ था। समस्त देश में संताप, विपाद और विक्षोभ की लहर दौड़ रही थी। ऐसी अवस्था में देश के नेतृत्व की बागडोर संभालना आप जैसे साहसी मानव का ही काम था। सरदार ने अपने अध्यक्ष पद से बड़ा हृदय स्पर्शी भाषण दिया था। इसी अधिवेशन में भगत सिंह की फांसी पर शोक प्रस्ताव पास किया गया तथा अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पास हुए। इसके पश्चात सन 1942 में आप देश के समस्त राजनीतिक कार्यों में तन्मयता के साथ भाग लेते रहे। कई बार जेल गए और कई बार छोड़े गए। काउंसिलों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया था उसका अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। कांग्रेस की शानदार विजय हुई और 7 प्रांतों में कांग्रेस राज स्थापित हो गया। सरदार पटेल ने बड़ी योग्यता पूर्वक कांग्रेसी मंत्रिमंडल का संचालन किया। 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। सरदार ने इस अवसर पे बड़ा जोशीला भाषण दिया था। सरकार ने अगस्त आंदोलन का पूरी तरह दमन किया और अन्य नेताओं के साथ सरदार पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के समय अन्य नेताओं के साथ आप भी छोड़े गए। 3 वर्ष के कारावास के बाद आप एक विशाल गंभीरता और आत्मविश्वास लेकर देश के सम्मुख आए। गांधी जी के भारत छोड़ो नारे को आपने एशिया छोड़ो में परिवर्तित कर दिया। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी और सरदार पटेल ने उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया। तब से अब तक वे उसी उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर विराजमान हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करने में युवकों से भी बढ़ चढ़कर उत्साह दिखा रहे हैं। आजकल गृह विभाग, रियासत विभाग
तथा ब्रॉडकास्टिंग विभाग के अध्यक्ष सरदार पटेल ही हैं। स्वाधीनता संग्राम में जहां अंग्रेजी सरकार से लोहा लेकर आपने अपने अदम्य साहस और अपूर्व शौर्य का परिचय दिया, वहां यह भी सिद्ध कर दिया कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी शासन संबंधी जटिल समस्याओं को सुलझाने की अपूर्व क्षमता आप में विद्यमान है। भारत की 600 रियासतों का एकीकरण करके आपने भारत के इतिहास में एक ऐसा उदाहरण उपस्थित कर दिया है जो विश्व के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। देशी रियासतों की जो समस्या अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनी रही, आपने उसे बाल लीला के समान सहज ही सुलझा दिया। कुछ रियासतें प्रांत में लीन कर दी गईं, कुछ एकत्र करके हिमाचल प्रदेश, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ आदि के रूप में बदल दी गईं। आपने ये कार्य इतनी कुशलता और बुद्धिमत्ता पूर्वक किया कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी दांतों तले अंगुलियां दबा गए। जिन रियासतों के शासकों ने हिंद सरकार के विरुद्ध कुछ चूं चरा भी की, उनके प्रति सरदार ने कठोर कदम उठाकर अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। रीवा, जैसलमेर, अलवर और हैदराबाद आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। वस्तुतः वो देश धन्य है जिसको सरदार पटेल जैसा उत्साही, योग्य, बुद्धिमान, निर्भीक, कर्तव्यपरायण और दृढ़ संकल्पी नेता मिला है। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। धन्यवाद। आप में से सबसे पहले कई लोगों का यह प्रश्न होगा कि इसमें प्रेजेंट टेंस में बात की गई है कि क्या वो जीवित हैं। हाँ, तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो सरदार पटेल जी के मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, इसलिए इसमें सरदार पटेल जी को है करके संबोधित किया गया है। उस समय वो भारत के गृह मंत्री भी थे और भी कई पदों पे थे जिसका जिक्र किया गया है। तो ये भी एक गौरवशाली बात है, एक बहुत प्राइड मोमेंट है कि हम उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं जब वो जीवित थे पटेल जी, और उनके विषय में उस समय ही लिखा गया। तो समझ सकते हैं आप कि वो कितने महान व्यक्तित्व थे। जनरली लोग जब मर जाते हैं तो उनके चाटुकार लोग उन्हें महान बताने लगते हैं, लेकिन किसी इंसान के जीवित रहते ही वो महान की श्रेणी में आ जाए तो असल में वो व्यक्ति महान ही होगा। चलिए, मुलाकात होगी अन्य महान लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।